Hello. Today we will discuss capital budgeting part 2. This video helpful for student of BCom final, ICWA, CA intermediate, MBA, MCom. After watching this video, you will be able to answer question asked in these examination and well acquainted with capital budgeting. In our previous video, we discussed capital budgeting techniques. Now we will start further. Let us first recall the previous video. कैपिटल बजटिंग हम लोगों ने स्टडी किया था कि फर्म के लिए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि हमें रिवेन्यू 1 ईयर से ज़्यादा में जनरेट करते हैं. रिवेन्यू एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमको 1 ईयर में डे टू डे बिजनेस में करने पड़ते हैं. और इसके लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर भी स्टडी किए थे, जैसे नेट इन्वेस्टमेंट आउटले कि हमें स्टार्टिंग में मशीनरी पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे कितना जो है एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. उसमें आपका कैरेज, इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो आ जाते हैं. ऐसे ही फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट था कि आप पुरानी मशीन को जो है बेचकर अगर नई मशीनरी लाते हैं तो आप उसमें सॉल्वेज वैल्यू भी कंसीडर करेंगे. ऐसे ही प्रोजेक्ट की लाइफ जो 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर से तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं. 3 ईयर 4 ईयर ऐसे हो सकती है. ऐसे ही मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे उससे कम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. ऐसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आप एक जगह इन्वेस्ट ना करके अगर दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना जो है रिटर्न मिलना ही चाहिए. इसके लिए फिर हमें अवेलेबल फंड भी देखने पड़ेंगे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बाहर से लेते हो तो क्या वो नई मशीनरी उस फंड की कॉस्ट को बियर कर पाएगी. जैसे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी स्टडी किया था जो अभी स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे था. इसमें हमने ये फॉर्मूला भी स्टडी किया था, इनकम आफ्टर डेप्रिशिएशन एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. और जिसकी भी ROI या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. ये चीज़ हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. इसके बाद हम आज के इस वीडियो में कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स स्टडी करेंगे जो कि फर्स्ट है पे बैक पीरियड मेथड. पे बैक मीन्स कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपको कितने ईयर में वापस मिल जाएगा. 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, ऐसे हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं. इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है P = C/R. C जो है आपकी इनिशियल कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है. R जो है आपका वो यूनिफॉर्म मीन्स कि आपको एक जैसे 1000, 2 या 3 जो भी है आपका रिटर्न वो जो है आपको इक्वल मिले. इसमें इस वाले पार्ट में अभी फर्स्ट जो मेथड है उसमें इसका R का इक्वल होना जरूरी है. जब यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो हम उसके लिए दूसरा मेथड फॉलो करेंगे जो कि आप आगे स्टडी करोगे. तो P = C/R. R जो है आपका यूनिफॉर्म एनुअल रेट रिटर्न बिफोर डेप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स. अब आपको पता है कि हम डेप्रिशिएशन का यूज क्यों करते हैं. डेप्रिशिएशन हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने टैक्स में सेविंग करते हैं. जब आप जो है PBIT कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में डेप्रिशिएशन को लेस करते हैं और फिर हम टैक्स काटते हैं. टैक्स काट कर डेप्रिशिएशन को दोबारा से ऐड कर देते हैं क्योंकि डेप्रिशिएशन से आपकी जो है टैक्स सेविंग हो जाती है, जिसका हम आगे एक एग्जांपल में डिस्कस करेंगे. अगर जैसे आपका पे बैक पीरियड आपको एक ही जो है मशीनरी है या प्रोजेक्ट है तो उसकी अगर एस्टिमेट लाइफ से कम है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे. इसी तरह से अगर 2 का कंपैरिजन करना हो तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा, कम का मतलब कि जो हमें ज्यादा रिटर्न कम साल में दे दे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे. इसे पे ऑफ टेक्निक भी कहते हैं. पे ऑफ टेक्निक मतलब कि आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जितने ईयर में मिल जाए. एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे. सपोज आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन जो है ₹3 लाख है. आपका एनुअल सेल जो है नई मशीन से वो 4 लाख है, ₹4 लाख. वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है 60% ऑफ सेल है.
वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि जो आपका यूनिट के ज़्यादा सेल करने से बढ़ जाती है और कम करेंगे तो कम हो जाएगी। वेरिएबल मतलब जो आपके यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होती जाए, जैसे 10 पे आपकी 400 है वेरिएबल कॉस्ट, 11 पे 440 हो जाएगी, ऐसे 9 सेल करेंगे तो 360 हो जाएगी। तो इसमें दिया है वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल, जो सेल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। सेल अगर आपकी जैसे यहाँ पे 60% बोला है, 4 लाख है तो 2,40,000 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 60 का 4 लाख से। ऐसे ही अगर 5 लाख आपकी सेल हो जाती है तो 60% 5 लाख का 3 लाख हो जाएगा। अगर इससे कम है तो कम हो जाएगी, ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगी। फिक्स कॉस्ट आपकी 20,000 है। फिक्स ये है कि आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें ना करें या 200 का करें 100 का करें, वो आपका फिक्स ही रहेगा। इसमें जैसे रेंट वगैरह आ जाता है या आप किसी भी बिल्डिंग को लीज पे लेते हैं तो वो लीज आपका जाएगा ही जाएगा। तो इससे आपका प्रोडक्शन यूनिट जो है हम जितना ज्यादा करेंगे फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी ही कम आएगी। लाइफ ऑफ मशीन जो है आपको 8 ईयर दी हुई है। टैक्स रेट जो है 50% है। अब जैसे लाइफ ऑफ मशीन दिया है तो इससे हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से जाएंगे, अगर WDV बोल रखा है तो आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जाएंगे। अब इसका जो है हम पे बैक पीरियड निकालेंगे। सबसे पहले हमने सेल ले लिया 4 लाख, उसके बाद इसमें जो है वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। 4 लाख का 60% 2,40,000 हो गया। फिक्स कॉस्ट आपकी 20,000 है, दोनों को ऐड करके 2,60,000 आ गया। 4 लाख में से 2,60,000 हम लेस कर देंगे, 1,40,000 आ गया। अब इसमें से हमें डेप्रीशिएशन लेस करना है। डेप्रीशिएशन जो आपका क्या बनेगा, इनिशियल कॉस्ट आपकी 3 लाख है, 3 लाख अपॉन 8 एस्टिमेटेड लाइफ। ये आपका बेसिक सा एक फॉर्मूला है SLM से डेप्रीशिएशन काउंट करने का। तो ये हमारे पास आ गया 37,500 आ गया। तो अब इसमें से 1,40,000 जो हमारे पास आया था 37,500 लेस कर देंगे तो 1,02,500 आ गया। जो ये आपका आया है PBT आफ्टर डेप्रीशिएशन। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने टैक्स इसमें से लेस नहीं किया ना, तो डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो 1,02,500 बचा है। इसके बाद अब इसका जो है टैक्स रेट कितना है 50%। आधा इसमें से क्या काट देंगे, टैक्स काट देंगे। 1,02,500 में से 50% टैक्स माइनस कर दिया, 51,250 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज मान लिया डेप्रीशिएशन नहीं होता, हम नहीं काटते, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचना था 1,40,000। अब इसका 50% टैक्स जाता तो टैक्स कितना जाता 70,000, और डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद हमें टैक्स देना पड़ा है 51,250। तो हमारा डेप्रीशिएशन ने टैक्स की सेविंग करी है। इसीलिए डेप्रीशिएशन को स्टार्टिंग में हम लेस कर देते हैं और फिर दोबारा से ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं कि हम इतना डेप्रीशिएशन लेस कर करके एक पर्टिकुलर अमाउंट इकट्ठी कर लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में हम कोई भी मशीनरी खरीदे तो काम आ जाए, उस फंड का हम यूज कर लें। तो PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आ गया 51,250। इसमें डेप्रीशिएशन हमारा था 37,500, दोबारा से ऐड कर देंगे, हमारे इनफ्लो आ गए 88,750। अब हम अपना बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे पे बैक पीरियड का, C/R। C हमारा कितना था 3 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 88,750, इसको डिवाइड करके 3.38 ईयर हमारे पास पे बैक पीरियड आ जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि एक ही मशीनरी है तो हमें कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, तो इसकी लाइफ कितनी थी 8 ईयर। तो हम अपनी तरफ से ये मान के चले थे कि हमें 8 ईयर में जो है 8 ईयर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, और हमें इसके रिटर्न कितने ईयर में मिल रहे हैं 3.38 ईयर में। तो ये इससे कम है, तो इस प्रोजेक्ट को हम ओके कर देंगे। दूसरा अगर पॉइंट अब आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें इनफ्लो क्या था, आपको 1 साल का ही दे रखा था। ये मान लिया था कि आपकी सेल 4 लाख होगी। अब इनफ्लो अगर आपके अनइक्वल अगर इनफ्लो होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करते हैं।
जैसे इस एग्जांपल से समझेंगे, हमारे पास 2 मशीनें हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन भी हो गया मशीनों का कि हमने 2 मशीनें हैं, दोनों की लाइफ सेम है, दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, तो उन दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करनी होगी कि हम किस तरफ जाएं। जैसे लाइफ मशीन एक्स की और वाई की 3 ईयर 3 ईयर, कॉस्ट ऑफ मशीन जो है 1 लाख 1 लाख। तो इनफ्लो जो है फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 60,000, थर्ड ईयर में 40,000। ऐसे ही वाई जो है फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 70 और थर्ड में 1,00,000। अब इसका हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स और वाई हम एक टेबल बना लेंगे। जैसे एक्स के जो है इनफ्लोज 80 60 40 है, वाई के 20 70 1 लाख है। कम्युलेटिव मतलब कि फर्स्ट ईयर वाले को सेकंड में जोड़ते जाना है, ऐड करते चले जाएंगे हम, उससे हमारे कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज आएंगे। जैसे एक्स का कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर में 80 का 80,000 हो गया, 60 सेकंड में 80 में 60 ऐड कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 80 प्लस 60 1,40,000। थर्ड ईयर में अब ये 140 आ गया हमारे पास, 140 में 40 ऐड कर देंगे, 180,000 आ गया। मतलब आपको आगे वाले साल में ऐड करते जाना है। जैसे 80 प्लस 60 1,40,000, 1,40,000 में 40 कर देंगे, 1,80,000। ऐसे ही वाई का कैलकुलेट करेंगे। 20 का 20 आ गया फर्स्ट ईयर में, फिर 20 में 70 जोड़ेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 90 आ गया। अब 90 में 1 लाख ऐड करेंगे, 1,90,000 आ गया। ऐसे ये हमें तब प्रोसेस करना है जब हमारे पास अनइक्वल कैश इनफ्लोज होते हैं। तो ये आ गए हमारे पास। अब हम एक्स का कैलकुलेट करेंगे। अब एक्स का हम इसमें देखेंगे, हमने इनिशियल कॉस्ट कितनी लगाई थी, 1 लाख थी दोनों में। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वो कहाँ पूरी हो रही है एक्स में। अब फर्स्ट ईयर में कितना है, 80,000 है, 20,000 की कमी है, तो हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, यानी कि 1 साल पूरा लगेगा हमें वो रिटर्न पाने में। लेकिन दूसरे साल में कितना है, 1,40,000 है, ये ज्यादा है 40,000। तो हमें जो है ये 60 आया है, 60 में से हमें कितने निकालने हैं, 20,000 निकालने हैं, ताकि हमारा 1 लाख हो जाए। तो 1 ईयर तो आपका पूरा लगेगा, तो 1 ईयर प्लस इस 60 में से हमें कितने चाहिए, 20,000। 20 कैसे आया, 1 लाख में से 80 माइनस कर दिया, तो 20,000 अपॉन 60,000 इंटू ये कितने दिनों के लिए है, 12 मंथ के लिए है, क्योंकि हमने 1 साल के लिए रिटर्न लिए हैं, तो इंटू 12 ये हमारे पास 4 मंथ आ जाएगा। तो एक्स का जो है पे बैक पीरियड हमारे पास आया 1 ईयर 1 साल पूरा, दूसरे वाले में से 4 मंथ। हमें जो है ये 60 सेकेंड ईयर के रिटर्न है, उसमें से हमें 20 निकालना है। सपोज हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 75 होता, तो हमें कितने की जरूरत पड़ती, तब 75,000 को 1 लाख में से लेस कर देते, 25 बचता। तो फिर हम यहाँ पे जाते 25,000 अपॉन 60,000 इंटू 12। एक बेसिक सी ये चीज है कि जितनी हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसमें से हम उसको ऊपर वाले को फर्स्ट ईयर या सेकंड जहां तक वो ना मीट करे और अगले में ज्यादा हो जाए, तो उसको उसमें से लेस करके उससे डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करना है बस। इसी तरह से अब एक्स का आ गया 1 ईयर प्लस 4 मंथ। वाई पे जाएंगे, वाई का देखेंगे, देखो यहाँ पे है 20,000, दूसरा है 90,000। अब यहाँ पे अभी 1 लाख होने में कितने की कमी है, 10,000 की, और अगले वाले में 1,90,000 है, ये ज्यादा है, तो हमें 2 साल तो पूरे लगे। तो 2 ईयर प्लस कितने की कमी है, 10,000 की। 10 हमें कहाँ से निकालने हैं, इस 1 लाख में से निकालने हैं। तो वही सेम एक्स जैसे 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 12 मंथ, ये आपका आ जाएगा 1.2 आएगा। 1.2 मतलब 1 महीना तो आपको पूरा लगेगा। 0.2 तो इसको दिन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.2 को जैसे ऐसे 30 डेज होते हैं, 2/10 इंटू 30, ये 10 जो है इस पॉइंट के लिए है, तो डेसिमल के लिए है, तो ये आपका 6 डेज आ जाएगा। तो अगर जैसे अब सपोज ये करो कि यहाँ पे हमारा दोनों को मिला के 80 होता, तो फिर हम 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 12 कर देते, तो हमारे पास एक्स का आया है 1 ईयर 4 मंथ, वाई का आया है 2 ईयर 1 मंथ 6 डेज। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन बोला है तो हम एक्स के साथ जाएंगे, कुछ भी नहीं बोला तो दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ईयर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। तो ये चीज हमने पे बैक पीरियड, जब आपके इनफ्लो अनइक्वल है
तब स्टडी किया, इक्वल है तो फॉर्मूला स्टडी किया, अनइक्वल है कंपैरिजन है तो आपको दोनों के पे बैक पीरियड का कंपैरिजन करना है, जो भी कम है हम उसके साथ जाएंगे। इसके बाद जो है पे बैक पीरियड मेथड की कुछ मेरिट्स होती हैं, डिमेरिट्स होती हैं कि हम जो है इसको कब एक्सेप्ट करें कब ना करें, क्योंकि फिर इसी के बाद हम जब इसमें कुछ डिमेरिट निकलेंगे तभी हम दूसरे वाले जो है एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ जाएंगे, जो आगे आपको समझ आएंगे। तो इसकी जैसे मेरिट में अगर बात जाए कि ये क्यों हम इसको फॉलो करें, सबसे पहले तो ये एक सिंपल है, और दूसरा जहाँ पे कैश कम होता है वहाँ पे स्टेबल होता है कि आपके पास जैसे सपोज करो कि 1 लाख है, आपको 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करना है तो आप उसको एक ही में लगाओगे, सिर्फ 1 लाख ही है तो एक जगह, तो जो आपको जल्दी रिटर्न दे वहां पे आपको जाना पड़ेगा। दूसरा ऑब्सोलिसेंस का जो आपको फियर होता है, जैसे कई बार ये होता है कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, आपका जैसे आपको लगता है कि 2 साल बाद ये मशीन काम नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो आप ये करोगे कि 2 साल में उससे आपको रिटर्न मिल जाए, तो फिर उसके बाद आपको क्योंकि उसको डंप करना है, तो जहाँ पे आपको जो है टेक्नोलॉजी का फियर होता है वहां पे आप पे बैक पीरियड को वो करोगे। और दूसरा सेलेक्ट करोगे कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका पे बैक पीरियड ज़्यादा आता है तो आप उसी की तरफ जाओगे, जो आपको रिटर्न ज़्यादा दे हम उसी की तरफ जाते हैं। डिमेरिट इसकी क्या है पे बैक पीरियड मेथड की, कि हम इसमें जो है ना सॉल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, कि सपोज आपने जो है 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू नील तो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ 5,000 में 10,000 में जाएगी, तो इसमें स्क्रैप वैल्यू को या सॉल्वेज वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते। जबकि होना ये चाहिए कि जब वो 1 लाख की आपकी सेल होगी और आपको 10,000 या 5 मिलेंगे तो हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए। दूसरा एनपीवी फैक्टर, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये इसमें नेग्लेक्ट होता है। एनपीवी फैक्टर आपका क्या होता है कि अगर आज का जो है 1 रुपया आपके पास है या 100 रुपये आपके पास है तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू 110 या आपको उससे बढ़ के ही मिलेगी। या हम ये कह लें कि अगर आज मेरे पास 0.90 पैसे हैं तो उसकी कुछ साल 1 साल बाद 1 रुपया होगी, यानी कि हमारे पास जो आज का 1 रुपया है वो कल के 1 रुपये से ज़्यादा कीमती है, जो कि बीच में एक इंटरेस्ट फैक्टर का काम करता है। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ तो है ही नहीं। एनपीवी को आप आगे फॉर्मूले के हिसाब से जब क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसमें रिस्क का कोई मेजरमेंट नहीं होता। रिस्क मतलब कि जैसे जरूरी नहीं है कि हमारे इनफ्लोज ईयर बाय ईयर सेम ही हो, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, फिर उसी के हिसाब से पे बैक पीरियड भी चेंज होगा। मान लिया हमने एस्टिमेट किया कि हमारी जो है मशीन 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, ऐसे हम पे बैक पीरियड निकालेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मशीनरी उतना टाइम नहीं चल पाती। दूसरा इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि एक अमाउंट जो होता है कि उतना आपको, जैसे आप बाहर से लेते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए तो 8% पे या 10% पे जो भी आपको मिलता है वो चीज़ को नेगलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, दूसरा ये 5th पॉइंट है, इसमें केवल हम है ना स्टार्टिंग की रिटर्न पे कंसंट्रेट करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी मशीन लेके आते हैं तो वो स्टार्टिंग में हमें रिटर्न ना देके बाद के सालों में ज़्यादा रिटर्न देती है, तो हम उस चीज़ को है ना नेगलेक्ट कर देते हैं। हम इसमें स्टार्टिंग में ही इस पे जाते हैं कि शुरू में कितने रिटर्न मिल रहे हैं हमें, तो वो चीज़ एक गलत है। तो इसकी जब मेरिट और डिमेरिट को स्टडी किया गया तो इसके बाद इसके इम्प्रूवमेंट की बात आती है कि पे बैक पीरियड में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पे बैक पीरियड में इम्प्रूवमेंट के 2 तरीके होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि ये चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका बीकॉम फाइनल में आता है, सीए इंटरमीडिएट, ICWA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आता है। तो उसमें हमें जो है कैपिटल बजटिंग का 5 to 10 मार्क्स अकॉर्डिंग टू, जैसे बीकॉम में आपका 10 मार्क्स का भी आ जाता है या 12-15 का भी आ जाता है, शॉर्ट में अगर पूछे तो 5 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ये एक चैप्टर था, एक छोटी सी कोशिश थी मेरी आप लोगों को कैपिटल बजटिंग का पार्ट क्लियर कराने की। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।